गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 12th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं खंड व इकाई 4 पार्ट 1 भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारी विदेश नीति ने अपना एक स्वरूप लेना शुरू कर दिया था। स्वतंत्र विदेश नीति का प्रारूप हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। वो सिर्फ देश के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि स्वतंत्र भारत की कैबिनेट में विदेश मंत्री भी थे। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विश्व का दो गुटों में बंटवारा हो चुका था। दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ रूस। तो विश्व के अधिकांश देश इन सैनिक गुटों में शामिल हो रहे थे, लेकिन हमने अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण किया और हमारा संकल्प था कि हम उपनिवेशवाद, रंगभेद, साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे, क्योंकि इनका दंश हम झेल चुके थे। तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार हमारी विदेश नीति ने अपना ताना बाना बुना। हालांकि भारत की विदेश नीति 1947 से लेकर के वर्तमान तक उसके स्वरूप में परिवर्तन आया है। जो हमारी विदेश नीति थी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो सैद्धांतिक रूप था, वर्तमान तक आते आते व्यवहारिक रूप ग्रहण कर चुकी है। हालांकि उसके मूलभूत सिद्धांत है अभी भी वही है, लेकिन हमने परिस्थितियों के अनुसार हमारी विदेश नीति में परिवर्तन किया है, अपने हितों को प्राथमिकता दी है। तो जो भारतीय विदेश नीति है, इसका जो सबसे पहला मूलभूत सिद्धांत है या इसकी विशेषता है, वह है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। जो हमारी विदेश नीति है बेटा सदैव शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की विदेश नीति रही है, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि युद्धों ने मानवता को तहस नहस किया है। अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं, मानवता का उसमें संघार हुआ है। कि हम पढ़ करके शब्दों में भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को और सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध नहीं हो, और इस नीति पर चलते हुए हमने विश्व में अपनी भूमिकाएं तय की है। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारे रिश्ते इसी नीति पर आधारित है। हालांकि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को हमारी दुर्बलता समझा गया, कमजोरी माना गया। 1956 का स्विट्जरलैंड संकट हो, 1967 का अरब इजराइल युद्ध या 1960 का भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता, 1965 का भारत पाक युद्ध या 1962 में चीन के साथ हमारा संघर्ष, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण, या पाक से जो टकराव की पल है, उन क्षणों में भी हमने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को नहीं छोड़ा है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति जीवो और जीने दो, अर्थात भारत की नीति सदैव यही रही कि विश्व के सभी देश और विश्व की जो मान्यता है जिए और जीने दें, यही मूलभूत संदेश है जो आज भी राष्ट्र की आंतरिक और बाह्य विदेश नीति को दिशा देते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारे विदेश नीति का, वह है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत ने उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का दंश झेला है। भारत खुद गुलाम रहा। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है किसी भी दूसरे देश को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से गुलाम बनाना। तो भारत ने अपनी जो स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है, इसमें उपनिवेशवाद का विरोध किया है। साम्राज्यवाद यानी दूसरे देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना। विश्व के किसी भी हिस्से में द्वितीय महायुद्ध विशेषकर हमारी स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने इसका खुलकर विरोध किया है। 1956 में चाहे विश्व पर हमला हो या खाड़ी में अमेरिकी हस्तक्षेप, हमने महाशक्तियों की प्रसारवादी नीति का विरोध किया है, और विश्व में जहां पर भी साम्राज्यवाद रहा उसका हमने विरोध किया है। इसके बाद में हमारी विदेश नीति का जो तीसरा रूप है, वह है रंगभेद का विरोध। रंगभेद बेटा, जैसे भारत में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भारतीय राष्ट्रीयता के सामने कई
बार खतरे उत्पन्न होते हैं। विश्व के अन्य देशों में, विशेषकर अफ्रीका, यूरोपीय देशों में जो भेदभाव का प्रकार है वह रंग भेद, नस्ल के आधार पर ऊंच नीच मानना, भेदभाव करना, श्वेत और काले रंग के आधार पर, विश्व में नस्ल या मनुष्य के रंग के आधार पर भेदभाव का विरोध करना हमारी विदेश नीति की प्रमुख विशेषता रही है। नेल्सन मंडेला की आजादी और उनके सत्तारूढ़ होने से पूर्व रंगभेदी दक्षिण अफ्रीकी सरकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विच्छेद, अर्थात जब तक नेल्सन मंडेला आजाद नहीं हुई, दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई, तब तक हमने दक्षिण अफ्रीका की जो अंग्रेज सरकार की पूरी सरकार थी, जो कि नस्ल भेद को अपनाती थी, रंग के आधार पर वहाँ भेदभाव था, उसको हमने समर्थन नहीं दिया, उससे कोई संबंध नहीं बना के रखे, बल्कि संबंध विच्छेद रखा। नेल्सन मंडेला जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, लोकतंत्र की स्थापना हुई, नस्ल भेद की समाप्ति हुई, उसके पश्चात हमने उस देश से अपने संबंध स्थापित किए जो हमारी रंगभेद नीति के विरोध को इंगित करता है। इसके बाद में जो हमारी अगली विशेषता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन प्रदान करना। हमारी विदेश नीति का यह आधार रहा है, हमने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को खुलकर समर्थन दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल रहा। इसके 51 जो मूल संस्थापक सदस्य थे। शुरू से ही हमारी इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ निष्ठा रही है, हमने इसकी सदस्यता स्वीकार की। इसके अलावा इसके विभिन्न कार्यक्रमों और एजेंसियों में हमने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और प्रतिबद्धता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमारी स्थायी सदस्यता का दावा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का समर्थन हमारी विदेश नीति की सफलता का द्योतक है, परिचायक है। हम विश्व स्तर की शांति में सहायक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन करते हैं। इसके बाद में हमारी विदेश नीति की जो अगली विशेषता है वो है बेटा पंचशील की सिद्धांत। आचरण के 5 सिद्धांतों पर आधारित पंचशील की हमारी विदेश नीति प्रारंभ में पड़ोसी चीन के साथ प्रारंभ हुई। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। तो जो पंचशील सिद्धांत है इस प्रकार है। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। विश्व के सभी देश दूसरे राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे और उनकी जो सर्वोच्च सत्ता है उसके प्रति सम्मान की भावना रखेंगे, उनकी संप्रभुता के प्रति सम्मान की भावना रखेंगे। दूसरा जो पंचशील सिद्धांत है वह अनाक्रमण। कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा, आक्रमण की नीति का परित्याग। तीसरा है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा है समानता। विश्व के सभी राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को अपने समान समझेंगे, उनका सम्मान करेंगे। पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, जियो और जीने दो। मानवता के लिए सबसे बड़ा संदेश है हम खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। तो ये 5 पंचशील के सिद्धांत है बेटा। इसके बाद में हमारी विदेश नीति की जो छठी विशेषता है वह है गुटनिरपेक्षता। निरपेक्षता का अर्थ विश्व की किसी भी गुट जिसका स्वरूप सैनिक है जुड़ाव में रखना और स्वतंत्र विदेश नीति का वर्ण करना या अनुसरण करना। सैनिक स्वरूप वाले गुट से तात्पर्य शीत युद्ध चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ रूस में दोनों के सैनिक गुट बने हुए थे। तो जिस समय भारत आजाद हुआ और विश्व के बहुत सारे देश आजाद हो रहे थे तो वो विश्व इन दोनों के में से किसी एक सैनिक गुट में शामिल हो रहे थे। तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया जिसके अनुसार वह किसी सैनिक गुट में शामिल नहीं होगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का वर्ण करेगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक माने जाते हैं भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के टीटो और मिस्र के नासिर हुसैन। इन तीनों को गुटनिरपेक्ष
आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। तो गुटनिरपेक्षता की नीति के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गुटनिरपेक्षता की नीति उदासीनता या तटस्थता का परिचायक नहीं है। उन्होंने इस नीति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि स्वतंत्रता का हनन और न्याय की हत्या होती है, कहीं आक्रमण होता है, तो वहां हम न तो आज तटस्थ रह सकते हैं और न ही भविष्य में रहेंगे। तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ है या गुटनिरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में कब आया? 1955 की बांडुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में संपन्न हुआ। एक नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? 1961 में बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्षता पर बेटा बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 2-3 बार बन चुका है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ समझाइए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता बताइए। और ऐसा प्रश्न इसलिए कि वर्तमान में क्या है, जो 2 गुट बने हुए थे शीत युद्ध के समय वो समाप्त हो चुके हैं। सोवियत संघ उसका पतन हो गया, विश्व में एक ही महाशक्ति बची, सैनिक गुटों का महत्व भी कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या वर्तमान में प्रासंगिक है? ऐसा प्रश्न बन जाता है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अपन बात कर रहे थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में संपन्न हुआ। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। 1983 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित 7वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन में का जो शिखर सम्मेलन है नई दिल्ली में हुआ। भारत ने इसकी मेजबानी की। 7वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन 13 सितंबर 2016 से 18 सितंबर 2016 में आयोजित किया गया वेनेजुएला की मार्गरिता शहर में। राजनीतिक विश्लेषकों का मत है कि गुटनिरपेक्षता की नीति का जन्म शीत युद्ध के समय विश्व के 2 शक्ति केंद्रों के विभाजन के कारण हुआ, जिनमें एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरा सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ के नेतृत्व वाले साम्यवादी धड़े के 1990 में विघटन के बाद विश्व में अमेरिका केंद्रित एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। तो वैश्वीकरण के युग में गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी परंपरागत महत्ता यानी महत्व खो रहा है और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मांगों के अनुरूप नहीं रहा। तो बेटा अपन चर्चा करते हैं वर्तमान संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता की। बोर्ड में इस पर क्वेश्चन बनता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपने 50 वर्षों से अधिक के कार्यकाल में अनेक उपलब्धियां हासिल की। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समाप्ति रही कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य देश थे उन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में रणनीतिक नीति की समाप्ति में भी गुटनिरपेक्ष देशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अतिरिक्त इसने नवोदित राष्ट्रों के मध्य एकता और सहयोग को बढ़ाने और विश्व मंच पर उनकी दृष्टिकोण को, उनके विचारों को रखने के लिए प्रोत्साहित किया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े होने लगे कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है। बस तो सच्चाई यह है बेटा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो तात्पर्य है विदेश नीति की स्वतंत्रता से है और हमारी विदेश नीति की विशेषता में गुटनिरपेक्षता को अपनाया गया है। तो अपन जानते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता आज विश्व में अनेक समस्याएं, भले उपनिवेशवाद खत्म हो चुका है लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं मानव अधिकारों को लेकर के, विश्व व्यापार वार्ताओं को लेकर के, जलवायु परिवर्तन से संबंधित वार्ताओं के लिए। तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है विकासशील देशों का दृष्टिकोण, उनके विचार प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली प्रासंगिकता क्या है?
विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करता है। दूसरा है सोवियत संघ के विघटन के बाद में एक दूसरी विश्व व्यवस्था में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के जो नवोदित राष्ट्र हैं, गरीब राष्ट्र हैं, कमजोर राष्ट्र हैं या विकासशील राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में आपसी सहयोग और एकता के मंच के रूप में कार्य करता है। विकासशील देशों के मध्य सहयोग और एकता के मंच के रूप में कार्य क्या है? आज इन देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता है और इस सहयोग को दक्षिण दक्षिण सहयोग के नाम से जाना जाता है। और आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी दक्षिण दक्षिण सहयोग को एक मंच प्रदान करता है। ये इसकी दूसरी प्रासंगिकता है। गुटनिरपेक्ष देशों के आज तक 17 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। जैसा कि हमें पता है वेनेजुएला के मार्गरेटा शहर में 2016 में इसका 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो विकासशील राज्य हैं विश्व में निर्णय निर्माण में उनके विचारों को रखने का एक मंच देता है। आज विश्व की विभिन्न संस्थाओं में विकासशील देशों को अधिक प्रभावी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन ये वो मंच है जो इन विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करता है अपने प्रतिनिधित्व के लिए। इसके अलावा सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों के परस्पर आदान प्रदान के लिए भी सार्थक है, क्योंकि इसके जो सदस्य देश हैं आपस में विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है।